हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 9 की विज्ञान लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज से हम अपनी कक्षा 9 की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने इसी चैनल पर कक्षा 10 की विज्ञान को कवर किया था और कक्षा 8 की विज्ञान को भी हमने कुछ टॉपिक को यहाँ पर कवर किया था। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको समझेंगे और जब समझेंगे तभी तो आप एग्जाम में आए हुए हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। तो आज हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। बच्चों, विश्व में कोई भी वस्तु है वो किसी न किसी सामग्री की ही बनी होती है और जिससे बनी होती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ होता है। हमारे आसपास हम अनेकों वस्तु देखते हैं और जितनी वस्तु देखते हैं इन सब में पदार्थ होता है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें बच्चों, तो साइंस की भाषा में पदार्थ स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब पदार्थ जो है वो जगह घेरेगा और इसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, केजी या किलोग्राम में नापते हैं। और द्रव्यमान का मतलब है किसी वस्तु में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उसमें जितनी वो अंदर से भरी है, मतलब जिसमें जितने उसमें परमाणु या एटम भरे हुए हैं वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। और ये एक नियत राशि है, ये एक नियत या निश्चित राशि है। मतलब द्रव्यमान किसी वस्तु का कभी भी बदलता नहीं है। चाहे हम उस वस्तु का द्रव्यमान चांद पे करें या पृथ्वी पर करें, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है। अब हम जानेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसका भौतिक स्वरूप यानी कि बाहर से देखने में ये कैसा लगता है। तो चलिए, सभी पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। बच्चों, जितने भी पदार्थ हैं ये किससे मिलकर बने हैं? ये कणों से मिलकर के बने होते हैं। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये एक बीकर है, इस बीकर में अब हम जल लेंगे। जब जल लेंगे और इसमें चम्मच से हम, ये हमने जल ले लिया और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम चम्मच से चीनी या नमक हम इसमें डालेंगे। तो हम चीनी और नमक को चम्मच से डाल के इसको अच्छे से हम घोल देंगे और घोलने के बाद में हम देखेंगे कि चीनी और नमक के कण इसमें नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो इसमें मिल गए हैं, पानी में अच्छे से मिल गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीनी के जो कण हैं वो पानी या जल के कणों के बीच में समाहित हो गए हैं, वो उनके कणों में मिक्स हो गए हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ किससे मिलके बना है? पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। अब आगे चलते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। बच्चों, अभी हमने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है और ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये एक बीकर है, इसमें हमने 100 ml पानी लिया है और फिर इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाले हैं। ये देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को डालकर इसमें हमने ये मिक्स किया है और वो कणों को डालने पर जब हम मिक्स करेंगे तो ये गुलाबी रंग का विलयन बन जाएगा। जो विलयन बना है वो कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस रंगीन पानी में से 10 ml पानी निकालेंगे। 10 ml ये विलयन निकालेंगे और इस 10 ml विलयन को फिर से हम 90 ml पानी में घोलेंगे और जब 90 ml में इसको 10 ml को हम मिला देंगे तो ये पानी भी रंगीन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर इसका 10 ml लेंगे हम और इस 10 ml को हम फिर से 90 ml जल में मिला देंगे। अगले इसमें हमने 90 ml जल लिया है और 90 ml में हमने 10 ml ये मिला दिया तो ये 100 ml विलयन तैयार हो गया। ये भी रंगीन है और फिर इसका भी हम 10 ml विलयन लेंगे और इस 10 ml विलयन को हम फिर से 90 ml जल में मिला देंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमने विलयन को कितना तनु कर दिया, मतलब उसको कितना पानी उसमें डाल दिया, कितना उसको तनुकृत यानी कि कितना डाइल्यूट कर दिया और उसके बावजूद भी पानी रंगीन बना हुआ है। इससे क्या शो हो रहा है? इससे ये शो हो रहा है कि इसके कण जो है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं।
अत्यंत छोटे छोटे होते हैं और इनकी मात्रा थोड़ी सी जगह में ही लाखों और करोड़ों तक होती है, जिसकी वजह से ये पानी इतना डाइल्यूट या इतना तनु करने पर भी ये रंगीन हुआ है। अब आगे चलते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो बच्चों यहाँ पदार्थ के जो कण हैं, हमने ये जाना कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब पदार्थ को समझने के लिए हमको इन कणों को समझना होगा। तो अब हम यहाँ समझेंगे कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों में क्या गुण होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसका जो पहला गुण है, जो मेन गुण है, उसको हम देखेंगे, वो है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान होता है, जिस कारण से नमक, शर्करा जैसे जो पदार्थ हैं वो आसानी से जल के कणों के बीच में मिल जाते हैं। तो बच्चों इसको भी हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। इसमें हमने एक ग्लास में ये पानी लिया है और इस पानी पर हम ये निशान लगा देंगे। ये हमने इसके जो पानी का जो ये लेवल था, इस पर इसकी सतह थी, हमने इस पर निशान लगा दिया कि पानी यहाँ तक है ग्लास में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डालेंगे। 1 चम्मच या 2 चम्मच इसमें हम चीनी या नमक चम्मच की सहायता से डालेंगे और इसको हम यहाँ पर डाल करके उसको हम अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद में हम ये देखेंगे कि जो पानी का जो स्तर था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। जितने स्तर पे हमने यहाँ निशान लगाया था, पानी का स्तर अभी भी उतना है। जबकि बाहर से अगर हमने इसमें कोई चीज़ डाली है तो उस चीज़ के डालने पर इसका स्तर बढ़ना चाहिए था, लेकिन पानी का स्तर नहीं बढ़ा। पानी जहाँ तक था वहीं तक रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो चीनी और नमक हमने बाहर से डाले थे, उसके जो कण थे वो पानी के कणों के बीच में समाहित हो गए। जो पानी के कणों के बीच बीच में जो रिक्त स्थान था उसके बीच में ये समाहित हो गए। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। और ये जो रिक्त स्थान है बच्चों, ये ठोस में बहुत कम होता है और द्रव में उससे ज़्यादा और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे चलते हैं कणों के दूसरे गुण पर। दूसरा गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो बच्चों जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है और किसी भी कण की गति के लिए गतिज ऊर्जा ही जिम्मेदार होती है। और तापमान बढ़ने पर जो कणों के बीच की गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। इसको भी हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। ये हमने ग्लास में पानी लिया है और हमने इस पानी को एक मेज पे रख दिया जब तक कि ये पानी बिल्कुल शांत नहीं हो जाता। और जब ये पानी बिल्कुल शांत हो जाएगा यानी कि बिल्कुल हिलना बंद कर देगा, फिर हम एक ड्रॉपर की सहायता से एक स्याही की एक बूंद बहुत धीमे से इसके ऊपर छोड़ेंगे। एक ड्रॉपर की सहायता से, ये हमने एक ड्रॉपर ले लिया और इसकी सहायता से एक स्याही की जो बूंद है वो इसके ऊपर धीरे से छोड़ेंगे। और बच्चों ये स्याही की जो बूंद है, तो स्याही के कण धीरे धीरे इस पानी में फैलने लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले यहाँ फैलेंगे, फिर और धीरे धीरे अंदर तक फैलते जाएंगे और फिर ये पूरे पानी को ये रंगीन कर देंगे। तो पानी तो शांत था, फिर ये ड्रॉपर से जो स्याही की बूंद हमने डाली उसकी वजह से ये रंगीन क्यों हो गया पानी, जबकि पानी तो शांत था। पानी हमें शांत बेशक दिख रहा था, लेकिन इसके जो कण थे बच्चों वो गतिशील थे और उन गतिशील कणों की वजह से ही जो स्याही है वो पूरे में फैल गई और इसी वजह से जो पानी है वो कैसा हो गया, पानी रंगीन हो गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर यानी कि लगातार गतिशील रहते हैं। ये लगातार गति करते रहते हैं, जो कि तापमान बढ़ने पर इनकी गति या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं। अगले कणों के गुण हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये देखिए एक नल है और अगर हम इस नल को स्टार्ट करते हैं और इससे जो पानी की धार निकलती है वो पानी की धार इस तरीके से निकलती है। और अगर हम इसमें बीच में या उंगली लगा लें, ये गोला जो है ये उंगली को शो कर रहा है, अगर हम यहाँ उंगली लगा दें बीच में तो पानी की धार जो है वो इस तरीके से 2 भागों में बट जाएगी। और बच्चों 2 भागों में बटने के बाद में फिर हम देखेंगे कि यहाँ आकर के ये पानी की धार मिल करके फिर से एक धार ये बना लेगी। तो ये कैसे हुआ? हमने तो पानी की धार को 2 भागों में बांट दिया था, ये फिर से एक धार कैसे हो गई? तो ये इसलिए हो गई क्योंकि इसके जो पानी के कण थे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और आकर्षण की वजह से जो धार अलग हो गई थी वो फिर से एक हो गई, यानी कि पानी के कणों में आकर्षण है। तो पदार्थ के कणों में क्या होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था
अगर हम पानी की बात करें, जल की बात करें और उसके उदाहरण से समझें तो ठोस अवस्था का उदाहरण है बर्फ। बर्फ पानी की ठोस अवस्था है और द्रव अवस्था का उदाहरण है पानी या जल, जो कि द्रव अवस्था का उदाहरण है। और गैसीय अवस्था का उदाहरण है वाष्प, जो कि जल की गैसीय अवस्था है। ठोस अवस्था, सॉलिड फॉर्म। तो अब हम जानेंगे बच्चों इसकी ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस पदार्थों में कण या अणु बहुत पास पास होते हैं। बच्चों, जो ठोस पदार्थों के कण होते हैं वो इस तरीके से बहुत पास पास सटे हुए होते हैं और उनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और पास पास होने की वजह से उनके जो बीच के में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। और यही आकर्षण बल इन्हें एक साथ बांधे रखता है। और ये आकर्षण बल क्या करता है, इन अणुओं को कस के एक साथ बांधे रखता है। और इसी कारण से ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं। ये क्या होता है, ये अपने एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और इसी कारण से इनकी जो आकृति है और आयतन है वो दोनों निश्चित होते हैं। बच्चों, इनकी आकृति है या आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। और इनका आयतन भी निश्चित होता है और इनकी एक निश्चित सीमाएं होती हैं, फिक्स इनकी सीमाएं होती हैं। और इनमें जो संपीड़िता होती है वो नगण्य होती है। अब संपीड़िता क्या होती है, संपीड़िता कहते हैं बच्चों किसी चीज को दबाने का गुण। अगर हम उसको दबाएं, दबाने पर उसका आकार चेंज हो जाए, वो दब जाए, यानी कि वो उसमें संपीड़िता है। तो ठोसों की जो संपीड़िता होती है वो नगण्य होती है। नगण्य मतलब ना के बराबर होती है, क्योंकि ये इसके जो अणु हैं ये बहुत पास पास हैं और प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इस वजह से इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ये कैसे होते हैं, ये दृढ़ होते हैं, इनका आकार चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि ये इनमें संपीड़िता नगण्य होती है। इसका उदाहरण है मेज, ईंट आदि, ये इसके उदाहरण हैं। अब आगे चलते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, तो बच्चों हम जानेंगे द्रव अवस्था क्या होती है। ये पदार्थ की दूसरी अवस्था है। द्रव तरल होते हैं। ये कैसे होते हैं, तरल या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इनमें बहाव होता है, यानी कि इनमें बहने का गुण होता है। ठोस पदार्थ की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। बच्चों, ठोस पदार्थों की तुलना में जो द्रव के अणु हैं, देखिए इस तरीके से ये दूर दूर होते हैं। ठोस के पास पास से, लेकिन इसके कैसे हैं, दूर दूर हैं। और इनमें आपसी आकर्षण बल जो होता है वो ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस के अणु पास पास थे, उनमें बहुत ज्यादा था, लेकिन इसके अणु दूर दूर होने की वजह से इनमें जो आपसी आकर्षण बल है वो ठोस की तुलना में काफी कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। बच्चों, द्रव पदार्थों का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी द्रव अवस्था है। जैसे पानी हमने गिलास में लिया तो ये गिलास के आकार का हो गया। अगर हम इसको एक कटोरी में लेंगे तो ये कटोरी के आकार का हो जाएगा, और किसी बड़े बर्तन में लेंगे उसके आकार का हो जाएगा। तो जिस बर्तन में रखे रहते हैं उसी का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। किंतु इनके कणों का एक निश्चित सीमा में बंधे होने के कारण, लेकिन बच्चों इसके कण एक निश्चित सीमा में बंधे हैं, उसके कारण इनका आयतन निश्चित होता है। मतलब द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। और द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। बच्चों, ठोस की अपेक्षा तो इनमें संपीड़न होता है, लेकिन कम होता है। संपीड़न होता तो है, लेकिन ये कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं दबते। ये बहुत ठोस की अपेक्षा तो दब जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इनमें संपीड़ितता देखने को नहीं मिलती। इसके उदाहरण हैं पानी, दूध आदि। अब आगे चलते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, गैसीय अवस्था। गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। बच्चों, गैसीय पदार्थों के कण जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं, और इस वजह से इनमें जो आपसी आकर्षण बल है वो नहीं के बराबर होता है, वो बहुत ना के बराबर होता है। और गैसों में संपीड़न अधिक होता है। इसमें जो संपीड़नता का गुण है, यानी कि इनको जो दबाने का गुण है, ये आसानी से दब जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। इनके अणु इतने दूर दूर होते हैं, कोई आकर्षण बल है नहीं, तो इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। और जब निश्चित सीमाएं नहीं है तो इनका कोई भी ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, यानी कि गैसों में कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता। इसके उदाहरण है ऑक्सीजन और बाष्प। तो अब आइए इनको हम चित्रों के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ठोस अवस्था है, ये द्रव या लिक्विड जिसे कहते हैं, और ठोस को सॉलिड और गैस गैस। इसके अणु ये काफी पास पास हैं,
इसकी वजह से इसमें क्या है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और बीच में जो स्थान है, अणुओं के बीच में जो स्थान है वो बहुत कम है और आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनकी निश्चित सीमाएं हैं, इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं और ये संपीड़ितता का गुण बिल्कुल भी शो नहीं करते, नगण्य होता है इसमें। और जो द्रव के अणु हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इनमें अंतरकोशिकीय स्थान या जो बीच में जगह है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो आकर्षण बल है वो कम प्रबल होता है ठोस की अपेक्षा और इस वजह से इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस की बात करें तो इनके अणु काफी दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है और इसके बीच में जो स्थान है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ना इसका कोई निश्चित आकार है, ना इसका कोई भी निश्चित आयतन है। तो ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित, गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित और द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। तो ये हमने समझा ठोस, द्रव और गैस को। अब आगे चलते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। बच्चों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ये हम जान चुके हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। क्या इनमें अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है? जैसे जल की 3 अवस्थाएं, ठोस क्या है? बर्फ, द्रव पानी और गैसीय अवस्था क्या है इसकी? वाष्प। क्या इनमें आपस में परिवर्तन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है। ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है और गैस द्रव में बदल सकता है और द्रव ठोस में। तो किस तरीके से संभव है? हमने ये तो बता दिया कि अवस्था में परिवर्तन संभव है, लेकिन ये कैसे संभव है, आइए इसको समझते हैं। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, इसको हम पानी के उदाहरण से ही समझते हैं। जैसे पानी की ठोस अवस्था क्या है? बर्फ। और जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि जब हम इसका तापमान बढ़ाते हैं, तो ये किस में बदल जाती है? तो ये पानी में बदल जाती है। यानी कि ठोस अवस्था किस में बदल गई? द्रव में। और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जब हम इसका तापमान और बढ़ाएंगे, इसको और गर्म करेंगे, तो पानी धीरे धीरे किस में बदल जाएगा? वाष्प में। यानी कि जो बर्फ थी, ठोस अवस्था थी, तापमान बढ़ाने पर वो किस में बदल गई? वो बदल गई द्रव में। और जो द्रव अवस्था है उसका भी तापमान बढ़ा दिया तो वो किस में बदल गई? वो गैस में बदल गई। तो यानी कि ठोस को द्रव में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तापमान बढ़ाकर। और द्रव को गैस में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तापमान बढ़ाकर। और अगर हम इसका तापमान कम कर देंगे, जैसे गैस है, अगर हम उसका तापमान कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो किस में बदल जाएगी? द्रव में। और जो द्रव है, इसका तापमान और कम कर देंगे हम, तो वो किस में बदल जाएगी? ठोस में। यानी कि जो वाष्प थी, इसका तापमान कम कर देंगे तो ये फिर से पानी में बदल जाएगी और पानी का तापमान और कम कर देंगे, इसको हम और कम टेम्परेचर पे यानी फ्रीजर में रख देंगे तो किस में बदल जाएगा? ठोस में ये बदल जाएगा। तो हमने देखा कि जो अवस्थाएं हैं, एक तो वो तापमान में परिवर्तन करके आपस में बदल रही हैं और एक वो दाब परिवर्तन के प्रभाव से भी आपस में बदल जाती हैं। दाब परिवर्तन के प्रभाव से कैसे बदलती हैं? जैसे गैस है, गैस का अगर हम दाब बढ़ा देंगे तो बच्चों गैस जो है वो दाब बढ़ाने पर किस में बदल जाएगी? द्रव में। और जो द्रव जो है, इसका दाब और बढ़ा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ठोस में। इसी तरीके से जो ठोस है, अगर हम इसका दाब कम कर देंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा और द्रव का दाब और कम कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? गैस में। तो ये दाब परिवर्तन और ताप परिवर्तन के द्वारा ये अवस्थाएं एक से दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। इसको हम अब आगे समझते हैं। तो बच्चों, अब हम समझेंगे कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। हमने ये तो बता दिया कि तापमान में परिवर्तन से ये अवस्थाएं आपस में बदल जाती हैं। अब हम जानेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव क्या है। तो इसको हम निम्न बिंदुओं में समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, तो बच्चों वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर देता है और पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इसका गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक है वो कितना है? वो 273.16 केल्विन होता है। तो ये केल्विन क्या है? केल्विन को हम कैसे शो करते हैं? ये तापमान नापने की एक इकाई है और तापमान नापने की एक अन्य इकाई डिग्री सेल्सियस में भी हम तापमान को
नापते हैं। तो इसका डिग्री सेल्सियस में नापें तो इसका डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बर्फ का जो गलनांक है वो अगर केल्विन में देखें तो 273.16 केल्विन होता है, जिसको हम पॉइंट के आगे की राशि हटा करके 273 केल्विन ही हम सुविधा के लिए ले लेते हैं। और डिग्री सेल्सियस में देखें तो डिग्री सेल्सियस में ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम समझते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग के माध्यम से इसे हम समझेंगे। इसमें एक ये बीकर लेते हैं बच्चों, और बीकर में हम लेते हैं बर्फ, और इसमें ये हम कांच की रॉड डाल देते हैं, और एक कांच की रॉड की सहायता से, जिससे कि हम इसको चला सकें, और एक थर्मामीटर स्टैंड की सहायता से लगा देते हैं, जिससे कि इसका तापमान नापा जा सके। और फिर इसको एक स्टैंड पे रख के इस तरीके को हम बर्नर को सेट करते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम बर्नर को जलाते हैं। जब हम बर्नर को जलाएंगे तो जो इसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बीकर की तरफ जाने लगेगी, और इस ऊष्मा की वजह से इस तापमान इसका क्या होगा, बर्फ का बढ़ने लगेगा। तो बच्चों बर्फ का तापमान वैसे होता है लगभग -4 डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसको बर्नर से इसको गर्म करेंगे तो ये तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यानी कि -4 से -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर -2, फिर -1, और अब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही बच्चों ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ये बर्फ क्या हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है, इसका गलनांक, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ने गलना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ गलना शुरू होगी, फिर इसका तापमान स्थिर हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो जबकि बर्नर जल रहा है, लगातार ऊष्मा इसमें आ रही है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जा रही है, जब ये इस बर्फ का तापमान बढ़ नहीं रहा है तो ये ऊष्मीय ऊर्जा जा कहाँ रही है। तो बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, जो बर्फ ऊष्मीय ऊर्जा ले रही है, उसका उपयोग ये अपनी अवस्था परिवर्तन में कर रही है। यानी कि बर्फ को अपनी अवस्था परिवर्तन, यानी कि बर्फ को द्रव में लाने के लिए ये कर रही है, उसके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, और उसके बीच के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए और उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग ये कर रही है, जिसकी वजह से बर्फ किस में पिघलनी शुरू हो जाएगी, द्रव में। और जब तक पूरी बर्फ द्रव में बदल नहीं जाएगी, जब तक इसकी जो तापमान है वो बढ़ेगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही स्थिर हो जाएगा। तो इसी ऊष्मा को जो इसमें गुप्त रूप में इसकी अवस्था परिवर्तन में सहयोग कर रही है, इसकी अवस्था का परिवर्तन कर रही है, इसी को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, अगर हम 1 किलोग्राम ठोस ले लें और उसको उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम हम ठोस ले लें या 1 किलोग्राम बर्फ ले लें हम, और उसको उसके गलनांक पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदलने के लिए, जब तक तो पूरी द्रव में बदल नहीं जाएगी 1 किलो बर्फ, उसको जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होगी वो उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। पानी के कणों की ऊर्जा इसलिए अधिक होती है क्योंकि जो बर्फ के कणों की जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ के कणों की ऊर्जा है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में बर्फ को पिघलाने का कार्य कर रही है। इसी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में पानी में हमको ऊर्जा ज्यादा होगी। क्वथनांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। मान लीजिए वायुमंडलीय दाब पे वह टेम्परेचर या वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है, वो इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाता है। जैसे जल है, जल का अगर हम उदाहरण लें तो जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा। जैसे जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। और केल्विन पैमाने की बात करें तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम उसमें बच्चों 273 जोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। यानी कि जल का जो क्वथनांक है वो डिग्री सेल्सियस में तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में होता है 373 केल्विन, जो कि कैसे आया, 100 में 273 जोड़ के आया। अब जो इसका क्वथनांक है बच्चों वो एक समष्टि गुण है। समष्टि गुण मतलब इसको जल के कणों को ऊर्जा देने पर
द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। मतलब द्रव के कणों को जब हम ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वाष्प में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो सभी कणों को मिली है, यानी कि ये एक समष्टि गुण है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया? समझ में कुछ आया? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।